समीर, सुमन, बहुत सुंदर नाम है आपका। वैसे आपके नाम का अर्थ मालूम है आपको? सुमन, जी सुमन का अर्थ है पुष्प या फूल। समीर, जी बिल्कुल, मगर पता है आपको इसका कुछ और भी मतलब होता है। सुमन, वो क्या? समीर, सुमन मतलब कि अच्छा मन, जिसका हृदय अच्छा हो और जो हमेशा प्रसन्न रहता हो। तो सुमन जी, मैं आपसे आज एक वादा करता हूं कि मैं आपको हमेशा प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करूंगा। समीर की इस बात को सुनकर मेरी आंखें डबडबा गईं, जिन्हें मैं अपनी पलकों तले छिपाकर मुस्कुराने लगी। आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। समीर की इस बात पर शर्माते हुए मैं समीर की ओर अपनी पीठ करके खड़ी हो गई और तभी कुछ गिरने की आवाज से मैंने चौंककर जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर मुझे मेरे पैरों के पास कुछ भराव सा प्रतीत हुआ और जब मैंने नीचे देखा तो वो एक खून की नदी थी, जिसमें मुझे समीर का एक बेबस अक्स नजर आया और मैं चीख पड़ी, समीर। मेरी आंख खुल चुकी थी मगर मैं अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। मेरे गालों पर आंसू बेतरतीब ढुलक रहे थे। शायद मैंने सोते हुए एक डरावना सपना देखा था जो मुझे अब जागने के बाद भी रुला रहा था। मेरी हिचकियों की आवाज से मेरे बगल में सो रहा नन्हा सनी भी घबराकर उठ बैठा और मुझे रोता हुआ देखकर वो मासूम भी सहमकर रोने लगा, जिस पर मैंने उसे भींचकर अपनी छाती से चिपका लिया। 5 साल का मेरा सनी और मैं, बस हम दोनों ही मानो अब एक दूसरे का सहारा थे। सन अब फर्स्ट क्लास में जाने वाला था। मैंने उसका एडमिशन अपने ही स्कूल में करवाने का सोचा था, जिसकी सारी औपचारिकताएं मैं पूरी कर चुकी थी। मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मैं सनी को एक कहानी सुना रही थी जिसमें नानी का और ननिहाल का जिक्र आ गया, जिस पर नन्हा सनी अपनी भोली भाली गोल गोल नीली आंखों से मुझे देखने लगा और बोला, माँ ननिहाल क्या होता है? नानी कौन होती है? उस मासूम की ये बात मेरे हृदय को बहुत भीतर तक भेद गई। फिर जब मैंने उसे ननिहाल और नानी का मतलब समझाया तब वो मुझसे अपने ननिहाल जाने की जिद करने लगा। अब उसकी बालहट के आगे मैं हथियार डाल चुकी थी और मैंने उसको उसके ननिहाल ले जाने का वादा भी कर दिया। उस रात मैं सो भी नहीं पाई। मैं बस सारी रात सनी से किए गए अपने वादे पर विचार करती रही। मैं सोचती रही कि जब मेरा ही अब कोई मायका नहीं बचा है तो अब मैं सनी को उसके ननिहाल कैसे लेकर जाऊं। उसी उधेड़बुन में न जाने कब रात बीती और सुबह ने दस्तक दी, मुझे पता न चला। एक बार को तो मुझे ये भी लगा कि शायद सनी इस बात को भूल जाएगा, मगर उसने सोकर उठते ही सबसे पहला प्रश्न मुझसे यही किया कि माँ हम ननिहाल कब जाएंगे? और मैंने बड़ी ही सहजता के साथ उत्तर दिया कि कल या परसों। मैंने उसे कह तो दिया मगर मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उसे कहाँ, कब और कैसे लेकर जाऊंगी। मगर ईश्वर बड़ा ही मददगार है, वो हर बार मुझे हर समस्या का हल खुद ही सुझा देता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शाम को ही स्मिता मैम का फोन आ गया और जब बातों ही बातों में मैंने उन्हें सनी की जिद के बारे में बताया तो वो बड़े ही प्यार से बोली, अरे सुमन, तो ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तो उसकी नानी के जैसी ही हूं ना, तो फिर मेरा घर हुआ उसका ननिहाल। तो बस कल तुम उसे लेकर मेरे घर आ जाओ बेटा। स्मिता मैम की इस बात को सुनकर वर्षों से मेरे मन में दबी हुई मेरी स्मिता मैम के प्रति जो भावनाएं थी वो एकाएक बाहर आ गई। मैम, मैंने हमेशा आपको अपनी माँ के रूप में ही देखा है, मगर मैं जो बात आपसे कभी नहीं कह पाई वो आज सनी की वजह से मुझे आपसे कहने का मौका मिल रहा है। मैम, आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो एक माँ ही अपनी बेटी के लिए करती है। मेरी इस बात पर स्मिता मैम ने मुझसे कहा कि उन्होंने भी मुझे हमेशा अपनी बेटी के रूप में ही देखा है, न कि एक स्टूडेंट के रूप में। और उन्होंने मुझसे उस वक्त एक और बात कही जो मुझे फिर से जज्बातों के समंदर में खींच कर ले गई। उन्होंने मुझसे कहा कि अब से मैं उन्हें मैम नहीं बल्कि माँ कहूँ। आज मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और सनी अपनी ननिहाल। स्मिता मैम नहीं, सॉरी, अब वो मेरी माँ है। अपनी माँ के घर पहुँचने पर उन्होंने मेरा और सनी का बहुत ही शानदार स्वागत किया। खाने में सब कुछ उन्होंने मेरी और सनी की पसंद का ही बनाया था। सनी की फेवरेट आइसक्रीम और केक भी उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ था। माँ ने सनी के लिए एक अलग से कमरा भी तैयार कर रखा था जिसमें उसके लिए कई तरह के खिलौने सजाकर रखे हुए थे। सनी को इतना खुश मैंने पहली बार ही देखा था। वो बार बार मेरी माँ यानी कि स्मिता मैम से लव यू नानी कहकर लिपट जाता था और आज स्मिता मैम का रूप भी मुझे बहुत अलग लग रहा था। उन्हें देखकर ये समझ में आ रहा था कि जितना खुश उन्हें पाकर सनी था उतनी ही खुशी वो भी उसके साथ महसूस कर रही थी। हम पूरा दिन वहां रुके। शाम को चाय पीकर निकलने का इरादा था मेरा और जब चाय पीने के बाद मैं और सनी वहां से निकलने को हुए तो माँ ने सनी से कहा कि क्या वो अपने नाना जी से नहीं मिलेगा, जिस पर सनी ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ कहा, नाना जी?
मैं कुछ भी सोच समझ या कह पाती उससे पहले ही हम लोग मैम के साथ एक कमरे के अंदर प्रवेश कर चुके थे, जो कि किसी अस्पताल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। वहाँ एक बिल्कुल अस्पताल के जैसा ही बेड था, जिसे हम रोलिंग करके ऊंचा या नीचा कर सकते थे, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखें मूंद कर लेटे हुए थे। उनके बेड के दोनों तरफ एक एक साइड टेबल लगी हुई थी, जिस पर कई तरह की दवाइयाँ और शुगर तथा रक्तचाप मापने की मशीन भी रखी हुई थी। हम कुछ देर तक वहाँ रुके। सनी को मैम ने शोर न मचाने का इशारा किया और बस उसे उन लेटे हुए व्यक्ति के पास ले जाकर कुछ देर के लिए बिठाया और फिर हम वापस बाहर आकर बालकनी में बैठ गए। सनी को मैम ने अब वहां रखी हुई फुटबॉल से खेलने के लिए कहा और वो बड़ी ही खुशी से खेलने लगा, क्योंकि शायद वो अभी घर नहीं जाना चाहता था, तो बस उसे घर न जाने का बहाना मिल गया। मैम मेरे सामने पड़ी हुई कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गई और मैं भी अब उनके सामने की कुर्सी पर ही बैठ चुकी थी। जब उन्होंने कुछ पलों के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों का दर्द और बेचैनी साफ साफ महसूस की जा सकती थी। हालांकि आज तक उन्होंने मुझसे कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी बात साझा नहीं की थी और न ही कभी मैंने ही उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश की थी, मगर आज उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज वो मुझसे बहुत कुछ कहना या बताना चाहती हैं। फिर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तब मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हम देखने चले तो इस दुनिया में कितना दुख दर्द भरा पड़ा है, मगर हम तो बस अपने ही गमों के दायरों की गिरफ्त में रहकर बाकी सबको सुखी और खुद को सबसे बड़ा दुखिया करार दे देते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और स्मिता मैम हम दोनों को खुद अपनी गाड़ी से घर तक छोड़कर गई थी। मैंने सनी को, जो कि गाड़ी में ही सो गया था, धीरे से गोद में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उषा देवी के पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने आंखें जरूर बंद कर ली थी, मगर मैं जानती थी कि वो अभी भी जाग रही हैं। कुछ देर पैर दबाने के बाद मैं जैसे ही वहां से उठने को हुई तो वो बोल पड़ी कि सुमन, तुमने बहुत अच्छा किया कि बच्चे को घुमाने ले गई। बच्चे के लिए रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो माँ का रिश्ता हो, नानी का या दादी का। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई, जिसे मैंने महसूस कर लिया। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्होंने दूसरी तरफ करवट बदल ली। न जाने क्यों आज मुझे उनके अंदर वर्षों से सोया हुआ रिश्तों का एहसास जागता हुआ सा नजर आया। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर सनी के बगल में लेट गई, मगर मेरी आंखों से नींद आज भी कोसों दूर ही थी। मन में बस स्मिता मैम का ही ख्याल बार बार आ रहा था कि वो कितनी सरल और सौम्य है, वो कितने अच्छे हृदय और विचारों की महिला है। उन्होंने हमेशा दूसरों के साथ भलाई के सिवा और कुछ नहीं किया, मगर उनके स्वयं के जीवन में इतना असीम दुख और संघर्ष, इतने पर भी वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती हैं और दूसरों की मदद करने को सहर्ष ही तैयार भी। उनके साथ बिताए हुए इतने लंबे समय में मुझे कभी भी नहीं याद कि मैंने उनके माथे पर कोई शिकन या उनके होठों पर कोई शिकवा या शिकायत देखा है। वो सचमुच एक महान प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में शादी, फिर रूढ़िवादिता के जाल में फंसकर कितना कुछ सहनकर अपने पैरों पर खड़े होना और इस कठिन राह में ससुराल वालों के साथ ही साथ अपने जीवन साथी के विरोध को भी सहते हुए उन्होंने कितने परिश्रम के बाद ये मुकाम हासिल किया। मगर इतने पर भी उनका संघर्ष पथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विवाह के कुछ वर्ष बीतते ही बच्चा न होने के कारण बांझपन का सर्टिफिकेट, जो कि हमारे समाज द्वारा हर एक महिला को बिना उसके पति की किसी भी तरह की कोई भी चिकित्सा कराए बिना ही दे दिया जाता है, वो बस इसी सामाजिक और पारिवारिक तोहमत के साथ जैसे तैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। मगर फिर उनके साथ मानसिक प्रताड़ना के अलावा जब अपनों ने सारी मर्यादाओं की सीमा लांघकर घरेलू हिंसा भी करना शुरू कर दिया, तब उनके पति ने सामने से अपने घर वालों का विरोध किया और स्मिता मैम को लेकर मेरठ से सीधे नई दिल्ली का रुख किया, जहां पर इन दोनों पति पत्नी ने बहुत ही कड़े संघर्ष के बाद अपनी एक दुनिया बसाई। अब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उनके पति भी अब उन्हें पहले की अपेक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए, जिससे उनके दिल में मैम के लिए उनका प्यार, परवाह और सम्मान की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनके पति अब ये जानने के बाद कि कमी स्मिता मैम में नहीं बल्कि उन्हीं में है, वो अब अपना इलाज करवाने के लिए भी तैयार हो गए थे। मगर किस्मत को तो और ही मंजूर था। वो दोनों अपने भावी जीवन की योजनाएं बनाकर उसके लिए कोई कदम उठाते उससे पहले ही उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। स्मिता मैम के देवर ने, जो कि उन पर हमेशा से बुरी नजर रखता था और उनके पति के मैम की तरफ बदले हुए अच्छे बर्ताव से बौखलाया हुआ था, उसने उन दोनों का एक्सीडेंट करवा दिया।
जिसमें उस ऊपर वाले की कृपा से मैम को तो ज्यादा चोट नहीं आई, मगर उनके पति उस दुर्घटना के शिकार होने के बाद से आज तक अपने बिस्तर से नहीं उठ पाए हैं और मैम 24 घंटे परछाई की तरह उनकी सेवा में ही लगी रहती हैं। बस वो जितनी देर के लिए इंस्टीट्यूट जाती हैं उतनी देर के लिए ही वो बस उन्हें अकेला छोड़ती हैं या मजबूरीवश उन्हें अकेला छोड़ना पड़ता है तब उनकी गैर मौजूदगी में एक ट्रेन नर्स सर का ख्याल रखती है, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए मैम का इंस्टीट्यूट जाना भी उनका शौक नहीं बल्कि उनकी आवश्यकता है। पूरा जीवन संघर्षपूर्ण गुजारती हुई और ताउम्र दूसरों के लिए जीती हुई मेरी स्मिता मैम को मेरा दिल से सलाम। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और आज मैं अपने बेटे और मेरे स्कूल के नए स्टूडेंट सनी के साथ स्कूल जा रही हूँ। इतनी लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन सचमुच बहुत ही अच्छा लगता है। सब कुछ नया नया सा और खिला खिला सा। हर एक को एक दूसरे से इतने दिनों बाद मिलने की उत्सुकता और खुशी होती है। आज स्कूल में सनी को मेरे बाकी सारे स्टाफ ने यानी कि मेरे सभी सहयोगी अध्यापक तथा अध्यापिकाओं ने हाथों हाथ लिया। सनी इस सबसे बहुत खुश था। वो सभी के मुंह से बस यही सुन रहा था कि वो सुमन मैम का बेटा है, जिस कारण सभी टीचर्स तथा अन्य हेल्पिंग स्टाफ उसका कुछ खास ख्याल रख रहे थे। मगर मुझे ये बात नागवार गुजरी और मैंने एक फैसला किया जिसके तहत मैंने अपने सारे टीचिंग स्टाफ को निवेदन करके स्टाफ रूम में इकट्ठा किया और उन सबको अपने मन की बात बताई कि मैं अपने बच्चे के लिए इस स्कूल में कोई भी या किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इस बात का जितना गलत असर क्लास के अन्य बच्चों पर पड़ेगा उतना ही दुष्प्रभाव सनी पर भी होगा। कहीं वो आप सबके प्रेम और अपनेपन का फायदा न उठाने लगे, जिसकी आड़ में वो एक विद्यार्थी के अनुशासन को भी भंग कर सकता है, जो कि किसी भी लिहाज से हमारी इस संस्था के लिए, हम सबके लिए और स्वयं उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। मेरी इन सभी बातों को ध्यान और धैर्य से सुनने के बाद न कि उन सब ने मेरे इस प्रस्ताव को माना ही, बल्कि इसके लिए उन सब ने मेरी प्रशंसा भी बहुत की। सच आज सुबह स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद से ही मैं जिस ऊहापोह की स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, अब इस मीटिंग के बाद मैं खुद को बेहद सुलझा हुआ तथा तनाव मुक्त पा रही थी। अब मुझे सनी के लिए स्कूल को लेकर कोई भी शंका शेष नहीं बची थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब सनी ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि तथा अपनी मासूम फितरत के कारण सभी टीचर्स के बीच खुद ही अपनी एक पहचान बना ली थी। और सबसे अच्छी बात कि इस कड़ी में उसे मेरे परिचय का कहीं भी मोहताज नहीं होना पड़ा। एनुअल एग्जाम की रिपोर्ट आने के बाद तो प्रिंसिपल मैम ने भी सनी की प्रशंसा करते हुए उसे बहुत ही प्रोत्साहित किया। अब मैं सनी को लेकर काफी हद तक चिंतामुक्त थी। आज ऑस्ट्रेलिया से पूजा का फोन आया और उसने मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी, जिसे सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। पूजा पूरे 8 सालों के बाद मां बनने वाली थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी और मैं भी अपनी सहेली के लिए बहुत बहुत खुश थी। मैंने आलोक से भी बात की, वो भी बहुत खुश था। और भला खुश कैसे न हो, इतने लंबे इंतजार और हर तरह की दवाओं और दुआओं के बाद उन्हें ये खुशनुमा पल जो नसीब हुआ था। पूजा ने मुझे बताया कि उसकी डिलीवरी डेट डॉक्टर ने अगले 3 महीने के बाद यानी कि नवंबर की दी है और उसने मुझसे ये वादा लिया कि जब उसका बेबी होगा तब मैं उसके पास ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। उसने मेरे लिए पासपोर्ट, वीजा वगैरह का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी ले ली और उसने इसके लिए आलोक से मेरे सामने ही बात भी कर ली। इसके अलावा उसने मुझसे ये भी कहा कि जब उसके सास ससुर यहाँ से उसके पास आएंगे तभी मैं और सनी भी उनके ही साथ आ जाएं। उसके इस विचार के बाद मैं उससे ये बहाना भी नहीं कर सकती थी कि मैं अकेले नहीं आ पाऊंगी और शायद इसीलिए उसने ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा था। ऐसा नहीं कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी या मैं उसकी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहती थी, मगर मैं उसके इस पहले शुभ काम में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई अनुभव मुझे मेरी रिश्तेदारी में मिल चुके थे। हालांकि उसके सास ससुर इस तरह की नकारात्मक और दकियानुसी सोच से काफी दूर रहते थे और मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत बर्ताव नहीं करेंगे, मगर फिर भी आखिर हैं तो वो भी इंसान ही न और रहते भी इसी समाज में हैं। और फिर एक बार को मैं खुद भी डर जाती हूँ कि कहीं मेरी बहन जैसी सहेली की जिंदगी में इतने लंबे इंतजार के बाद आई हुई खुशियों को मेरी ही नजर न लग जाए। मगर एक बार को मैं ये सब भूलकर पूजा के पास जाने को राजी हो भी जाऊं तो भी एक और बड़ा कारण है जो कि मुझे इस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता, और वो है उषा देवी और दिन पर दिन गिरता हुआ उनका स्वास्थ्य। वो अब मेरी ही जिम्मेदारी है और इस बात से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। अब वो काफी वृद्ध हो चुकी हैं और इस अवस्था में मैं उन्हें एक रात के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अभी पिछले महीने ही मैंने उनका रूटीन चेकअप करवाया था, जिसमें उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था और उनको उच्च रक्तचाप की समस्या तो समीर के सामने से ही थी, तो उसके चलते भी अब उनकी दवाइयां नियमित रूप से वो रोज ही लेती हैं। अब अगले सोमवार का ही मैंने उनका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी बुक कर रखा है।
पर मेरी इन बातों को समझना पूजा के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा और इस वक्त मैं उसकी हालत देखकर उसे किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं देना चाहती। बस यही सोचकर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, वरना वो उषा देवी को लेकर वो मुझसे बहस जरूर करने लग जाती। बस इसलिए मैंने अभी चुपचाप उसकी बात पर हामी भर दी। मैं बस यही सब सोच रही थी कि तभी उषा देवी मेरे कमरे के अंदर आ गई, जिस पर मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई तुरंत उठकर खड़ी हो गई और फिर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। शायद वो मेरी और पूजा के बीच की सारी बातें सुन चुकी थी और मेरी उधेड़बुन को भी समझ चुकी थी। वो आज बड़ी ही सौम्यता के भाव लिए हुए मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, पूजा बिटिया का फोन था ना? जिसके उत्तर में मैंने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब वो चुपचाप बैठी हुई थी तो मैंने ही कहा कि पूजा माँ बनने वाली है, और फिर इस बात को सुनकर वो बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास जरूर जाना चाहिए। मैं अब बड़े ही अचंभे से उन्हें देख रही थी, जिस पर वो मेरी ओर देखकर बोली कि बेटा सुमन, मैं समझ सकती हूँ कि तू वहां जाने से क्यों कतरा रही है, पर बेटा पूजा के ससुराल वाले तो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, ना कि मेरी तरह अनपढ़ गंवार। उनकी इस बात को सुनकर एक बार तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो सच में इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ। और फिर उन्होंने आज जो मुझे बेटा शब्द से संबोधित किया था, वो भी मेरे लिए और मेरे कानों के लिए उनके द्वारा बोले जाने वाला बेहद नया शब्द था। मैं उनकी इस बात पर कुछ प्रतिक्रिया दे पाती इससे पहले ही उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोली कि सुमन, मैंने आज तक जाने अनजाने में तेरे साथ और सनी के साथ जो भी ज्यादतियां की हैं, मुझे उनके लिए माफ कर दे मेरी बेटी। मुझे लगा कि वो इसके आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मगर शायद उनकी जुबान ने उनका साथ नहीं दिया और वो रूंधे हुए गले से बस इतना ही कहकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। काश, कितनी संभावनाएं रखता है ये शब्द खुद में, न और कितनी बेबसी भी। न जाने कितनी बार हम सब सोचते हैं कि काश ऐसा होता, कि काश ऐसा न होता, मगर हमारे सोचने से तो सब कुछ नहीं होता ना। कुछ बातें तो सिर्फ नियति पर ही निर्भर करती हैं। आज न जाने क्यों मेरा मन बड़ी ही दार्शनिक बातें करने का कर रहा है। कहीं ये आजकल हमारे घर में हर वक्त चलने वाले दार्शनिक टीवी चैनलों का तो असर नहीं। आजकल उषा देवी के कमरे में हर वक्त भक्ति और दर्शन के ही प्रोग्राम टीवी पर चलते रहते हैं और वो सनी को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती और सुनाती रहती हैं। वो आजकल सनी के साथ काफी समय बिताने लगी हैं। कभी वो उसे शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से अच्छे आचरण और अच्छे विचारों की शिक्षा देती हैं, तो कभी उसे अपने साथ बिठाकर कोई नैतिक शिक्षा का प्रोग्राम टीवी पर दिखाती हैं। इसके अलावा वो अब किसी किसी दिन सनी को अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाने भी लगी हैं। उनकी सनी के प्रति बढ़ते हुए इस स्नेह और प्रेम से मैं बहुत खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर रही हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे परिवार में सकारात्मकता और सुकून का माहौल रहे, मगर समीर के रहते हुए इस तरफ की गई मेरी सारी कोशिशें हमेशा ही नाकामयाब रहीं। और जब आज मैं कुछ वैसा ही मनचाहा माहौल इस घर में देख रही हूँ, तो रह रहकर बस यही ख्याल मेरे मन में आता है कि काश ये सब समीर के सामने संभव हो पाता तो कितना अच्छा होता। आज स्मिता मैम का रिटायरमेंट है और उन्होंने मुझे इंस्टीट्यूट बुलाया है। वहां उनके लिए इंस्टीट्यूट वालों ने एक रिटायरमेंट पार्टी आयोजित की है। मैंने उनके लिए उपहार स्वरूप एक डायरी खरीदी है, क्योंकि उन्हें डायरी लिखने का बहुत शौक है, जिसका पता मुझे इंस्टीट्यूट में कोर्स के दौरान ही चला था। दरअसल एक बार उन्होंने खुद ये बात हमारे क्लास में सभी लड़कियों के बीच में तब बताई थी, जब वो हमें डायरी लिखना एक अच्छी आदत है पर एक प्रोजेक्ट करवा रही थी। वैसे तो आज मैं उनके लिए उपहार में कुछ और भी लेना चाहती थी, मगर मैं जानती हूँ कि वो किसी से भी कोई कीमती उपहार लेना पसंद नहीं करती, तो फिर मैं उनके लिए और कुछ भी ले जाकर उन्हें किसी भी प्रकार के धर्म संकट में नहीं डालना चाहती। माँ यानी कि मैम की पार्टी सचमुच बहुत शानदार थी। इंस्टीट्यूट के पूरे स्टाफ ने उनका बहुत अच्छा सम्मान किया। सभी लोग उनकी इस विदाई से बहुत दुखी थे और उनकी आंखें भी आज नम थी। हमेशा हर एक विषम से विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराने वाली मेरी माँ, मेरी स्मिता मैम की आंखों में आज पहली बार मैंने नमी तैरते हुए देखी। आज उन्होंने मुझे सबके सामने अपने गले से लगा लिया और मुझे अपनी बेटी बताते हुए सबसे मेरा परिचय भी करवाया। आज उनके गले लगकर मैं एक बार फिर से बहुत जज्बाती हो गई थी, मगर फिर वहां मौजूद लोगों में से ही किसी ने कहा कि बेटा, विदाई आपकी नहीं बल्कि आपकी माँ की है, जिस पर हम सब रोते रोते हंस दिए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं मैम के साथ उनकी गाड़ी में ही आई और उन्होंने आज रास्ते में मुझसे बहुत सारी अपने मन की बातें साझा की, जिसमें कि सबसे अहम बात ये थी कि वो आज जितनी जज्बाती अपने प्रोफेशनल लाइफ से विदा लेने पर हैं, उतनी ही जज्बाती वो आज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हैं। वो ये सोचकर आज बहुत ही खुश और उत्साहित हैं कि अब वो सर के साथ हर वक्त रह पाएंगी और उन्हें अपना पूरा समय दे पाएंगी।
उन्होंने मुझसे कहा कि सुमन, आज मुझे जितना दुख अपने इंस्टीट्यूट के छूटने का हो रहा है, उतनी ही खुशी मुझे अब तुम्हारे पापा के पास लौटने की भी हो रही है। उनके द्वारा अनजाने में बोले गए इस एक शब्द ने मुझे फिर से मेरे घावों को कुरेदने पर मजबूर कर दिया। पापा, सच कहूं तो एक समय नफरत थी मुझे इस शब्द से, मगर आज मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई, मैंने अपनी जिंदगी के हमेशा ग्रहण बने रहे इस शब्द को भी तिलांजलि दे दी। आज सनी पूरे 7 साल का हो गया। वो पिछली 2 बार की तरह इस बार भी मुझसे अपने जन्मदिन पर पार्टी करने के लिए जिद कर रहा था, मगर मैंने इस बार भी उसे जैसे तैसे बहला दिया। मैं उसे आज सुबह स्कूल जाने से पहले मंदिर लेकर गई थी और फिर स्कूल में मैंने उसकी क्लास में और बाकी सभी क्लासेस में बच्चों और टीचर्स को चॉकलेट्स बंटवा दी। इसके अलावा आश्रम में कुछ पैसे भी मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, मगर इससे ज्यादा और कुछ करने की हिम्मत में चाहकर इस बार भी नहीं जुटा पाए। न जाने क्यों समीर के साथ उसके जन्मदिन वाले दिन हुए हादसे को मैं अब हर एक के जन्मदिन से जोड़कर देखने लगी हूँ। एक अजीब सा डर सा बैठ गया है मेरे दिल में उस दिन के बाद से, जबकि इतने साल बीत गए उस दुर्घटना को, पर मैं उसे लेश मात्र भी नहीं भुला पाई हूँ। मुझे आज भी यही लगता है कि यदि मैंने उस दिन वो सरप्राइज पार्टी न रखी होती तो शायद वो हादसा न होता, या शायद उस दिन न होता। उस दिन के बाद से मैंने किसी की भी जन्मदिन की पार्टी में जाना बंद कर दिया और न जाने कितने सालों तक मैं उसे बहला पाऊंगी। क्या वो कभी मेरे इस डर को समझ पाएगा और क्या मैं इस डर से कभी उबर पाऊंगी? ऐसे अनगिनत सवाल हर साल मेरे मन में उठते हैं, मगर मैं इनका सटीक जवाब देने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाती हूँ। आज सनी की दादी ने उसे उपहार में अपने हाथों से एक स्वेटर बुनकर दिया, जबकि उन्हें अब इस उम्र में बुनाई करने में काफी दिक्कत होती है, पर फिर भी उनका मन था तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। अब वो सचमुच सही मायने में सनी की दादी बन चुकी हैं। वो उसे बहुत प्यार करती हैं। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि मूलधन से ज्यादा प्यारा तो ब्याज होता है। सच में इतना स्नेह और ममता तो मैंने उनकी ओर से कभी समीर के प्रति भी नहीं देखी थी जितनी कि मैं सनी के प्रति देख रही हूँ, और उनके सनी के प्रति समर्पण और दुलार का सुखद अनुभव कर पा रही हूँ। आज पूजा से भी फोन पर बात हुई। उसकी बेटी भी पिछले महीने 2 साल की हो गई, लेकिन पूजा के ससुर जी की तबीयत खराब होने के कारण वो लोग नन्ही अनाया का पहला जन्मदिन नहीं मना पाए थे, तो अब वो लोग अपने परिवार की परंपरा के अनुसार उसका जन्मदिन तीसरे वर्ष में बेहद शानदार ढंग से मनाने की सोच रहे हैं। इसलिए इस बार भी बस घर के अंदर साधारण रूप से उन लोगों ने अनाया का दूसरा जन्मदिन मनाया, मगर अगले साल वो मुझे हर कीमत पर अपनी बेटी अनाया के जन्मदिन की पार्टी में शामिल करके ही रहेगी। और वैसे भी मैं उसकी बच्ची के जन्म के समय ऑस्ट्रेलिया न जाने पर उसका गुस्सा और नाराजगी आज तक झेल रही हूँ, तो शायद अब इस तरह की कोई और गलती मैं दोबारा न दोहरा पाऊं। मगर मैं सच में लाख चाहने पर भी किसी के जन्मदिन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ, पर ये बात मैं पूजा को कैसे समझाऊंगी। खैर, अभी तो पूरा 1 साल बाकी है, तो जब होगा तभी कुछ सोचूंगी। माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? सो जाओ माँ, वरना फिर सुबह आपके सिर में दर्द हो जाएगा। सनी ने मुझे जागते हुए देखकर मेरे लिए चिंता जताते हुए बड़ी ही भोली भाली अदा से कहा, जिस पर मैंने मुस्कुराकर उसे अपने गले से लगा लिया और अब मैं उसे थपकियां देकर सुला रही थी। सनी सच में मेरी बहुत परवाह करता है। वो खुद इतना छोटा सा है, पर मेरी हर एक छोटी से छोटी जरूरत का बड़ा ध्यान रखता है। अब ये बचपन की मासूमियत और निश्चलता है, या फिर मेरी बदलती हुई किस्मत के कारण मेरी जिंदगी का पहला सच्चा रिश्ता, ये तो बस वो ऊपर वाला ही जानता है कि जिसने मेरे हाथों में एक किस्मत की लकीरें खींची हैं। अरे, मैं अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए अपनी जिंदगी के सबसे सकारात्मक इंसान को तो याद करना भूल ही गई, जिसने मेरे परेशान और उदास हालातों में कई बार अपने निजी अनुभवों और किस्सों से हंसी के असंख्य फूल खिलाए थे। और वो थी मेरे स्कूल में नई नई आई हुई एक 35 वर्षीय अध्यापिका मिस रोमा। उसके बारे में मैं जितना कहूँ कम ही होगा। शक्ल और सूरत से वो हमारे पूरे स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। इतनी खूबसूरत कि अध्यापकों के साथ ही हमारे स्कूल की अध्यापिकाएं भी उस पर फिदा थी। फैशन सेंस भी उसका कमाल का था। जब से वो हमारे स्कूल में आई थी, हर एक आयु वर्ग की अध्यापिका फैशन के मामले में उसे ही फॉलो करती थी। रोमा फैशनेबल जरूर थी, पर वल्गर नहीं, और उसकी यही बात मुझे भी अच्छी लगी। और उसका ड्रेसिंग सेंस तो सचमुच बहुत अच्छा था, मगर मेरा तो इस ट्रेंड और फैशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वो फैशन की दीवानी अपने दिल में सादगी के लिए इतना सम्मान रखती होगी, इसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मुझे भी इस बात का पता उसी दिन चला जब उसने खुद मुझसे ये कहा कि सुमन मैम, इस स्कूल में बेशक सब मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ही अपना आदर्श मानती हूँ। सच मैम, आपके जैसी सादगी मैंने इस पूरे शहर में और इस जमाने में और कहीं नहीं देखी। मैम, मैं सचमुच कायल हूँ आपकी इस सादगी की।
रोमा की ये बातें उसके और मेरे बीच की पहली बातचीत जरूर थी, मगर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए खुली किताब बन गए थे। मैंने आज तक किसी से इतनी खुलकर बात नहीं की जितनी की रोमा से, और वो भी मुझसे अपनी हर एक बात साझा किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व रखते थे। जहां मेरे जीवन में एक समीर के अलावा मैंने और किसी पुरुष की परछाई तक नहीं पड़ने दी, वहीं रोमा की जिंदगी में पुरुष मित्रों की कोई गिनती ही नहीं थी। पर इसके बावजूद हमारी दोस्ती बहुत जल्दी ही सबके बीच एक मिसाल बन गई। रोमा एक बेहद स्वतंत्र विचारों की महिला थी। वो आधुनिकता के इस दौर का पुरजोर समर्थन करती हुई शादी या विवाह जैसी व्यवस्था में भी यकीन नहीं रखती थी, और शायद यही कारण था कि वो उम्र के इस दौर में भी मिस रोमा रहकर ही खुश थी। रोमा दूसरों की नजर में बेशक सिर्फ अपनी ही सुनने वाली तथा मौजमस्ती में विश्वास रखने वाली मात्र एक अंग्रेजी टीचर ही थी, मगर मुझे पता है कि वो इसके साथ ही साथ दिल की और नीयत की बहुत ही साफ, एक बहुत ही नेक इंसान थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।